दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार का इतिहास को पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाइज। और ये समझ लीजिए एक रैपिड फायर है, मतलब कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर होंगे। तो इसीलिए वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल डैश लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीस्टोसीन माना है। तो जो पहले का सही आंसर होगा डी होगा 10। प्रागैतिहासिक काल पूरा काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। प्रागैतिहासिक काल जिसे पूरा काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। तो दूसरा जो होगा उसका सही आंसर होगा अलिखित प्रत्यक्ष स्रोतों का काल इसको कहा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कहलाती है। ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कहलाती है। तीसरे का जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, लिखित स्रोतों का काल। लिखित स्रोतों का काल। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा आता है, पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल है। तो सी इसका ऑप्शन होगा 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल है। तो मध्य पाषाण काल जो होता है वो 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? तो छठे का जो सही आंसर होगा बी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद है कैल्कोलिथिक काल है। कैल्कोलिथिक काल है। सातवें का जो सही ऑप्शन होगा सी होगा, 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व कैल्कोलिथिक काल कहलाता है। उसके बाद कांस्य युग का समय है। कांस्य युग का समय है। तो आठवें का ऑप्शन होगा बी, 3,000 से 2,000 कांस्य युग का समय है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। लौह युग का समय है। लौह युग का समय है। 9 का बी होगा, 2,000 से 1,000 ईसा पूर्व। बिहार में मानव निवास का इतिहास डैश तक प्राचीन है। बिहार में मानव निवास का इतिहास डैश तक प्राचीन है। तो इसका सही आंसर होगा 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि के उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। इसका आंसर होगा सी, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है नियंडरथल। नियंडरथल। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण कालीन है। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? मध्यवर्ती प्रस्तर युग के हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर मुंगेर एवं नालंदा होगा। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पूर्व प्रस्तर युग से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। चिरांद सारण, चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, से किस युग के अवशेष मिले हैं? चिरांद सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर एवं सोनपुर सबसे मिले हैं। बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा स्थान सत्य है? बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। बिहार में आदि मानव निवास करते थे। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरापाषाण काल के हैं।
तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐतिहासिक काल, इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ऐतिहासिक काल में प्रचलित था। ऐतिहासिक काल में प्रचलित था तो डी होगा। जादू टोना तंत्र मंत्र सिद्धि उपासना, मतलब सभी के सब प्रचलित है। उसके बाद ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में प्रारंभिक रूप से चली आई है, वह है। जो ऐतिहासिक रूप की परंपरा जो आज तक भी चली आई है वह है। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो डी है। बहेलिया कार्य सपेरा जादू टोना, ये उपर्युक्त सभी है। ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों का सर्वाधिक बसावट हुआ। ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों का सर्वाधिक बसावट हुआ। तो पांचवे का ऑप्शन बी होगा, गंगा घाटी क्षेत्र में। ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे। ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी, मतलब पूर्ण भद्र चैत्यालय से और मणिभद्र चैत्यालय से। तो ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अगला है ये, मुगल राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है। मुगल राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है। मुगल राजवंश के प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 1 का डी, उपर्युक्त सभी में, महाभारत में भी, पुराण में भी, बौद्ध ग्रंथ में भी। मुगल सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। मुगल सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है उपर्युक्त सभी में, भागवत पुराण में, महाभारत में, बौद्ध ग्रंथ में। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव जनपद का आधिपत्य था। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव या फिर जनपद का आधिपत्य था। तीसरे का सी होगा, 80 का। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था। जो चौथे का होगा डी ऑप्शन सही। तो डी ऑप्शन में है 1/6 भाग। मगध सम्राट बिंबिसार को सेणीय क्यों कहा जाता है। मगध सम्राट बिंबिसार को सेणीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्थायी सेना बना रखी थी इसने। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धित्व की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धित्व की प्राप्ति की थी। तो इसका आंसर बिंबिसार होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो इसका आंसर ए वाला होगा, निर्यावली सूत्र में, निर्यावली सूत्र में। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध हुआ। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर होगा सी, 16 वर्षों तक। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ। तो 483 ईसा पूर्व में। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो इसका आंसर उदयन हुआ। हर्यक वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नागदाशक था। हर्यक वंश का अंतिम सम्राट नागदाशक था। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। कालाशोक। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्र सेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथ में उग्र सेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। 14वें का डी होगा, महापद्मनंद को। किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया। इसका आंसर धनानंद होगा। मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त ने किसमें किया है। तो मुद्रा राक्षस में किया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन किसमें किया गया है। तो मुद्रा राक्षस में राक्षण में किया गया है। मुद्रा राक्षण, बी ऑप्शन। किस मगध सम्राट ने
व्याकरणा व्याकरणाचार्य पाणिनि को किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर या फिर पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया? तो इसका आंसर होगा बी, महापद्मनंद ने। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की? तो 18वें का ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की कितने प्रांतीय भाग में विभक्त थी? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भाग में विभक्त थी? तो इसका सही आंसर होगा 5 में। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? 21वें का डी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों का होता था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितना समितियों का सहयोग रहता था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो 22वें का सी होगा। और 6, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 12 से 20। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे। उन विभागों को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे। उन विभागों को क्या कहा जाता था? 24वें का सी होगा, तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ मतलब विभागों का उल्लेख है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों या फिर विभागों का उल्लेख है? 25वें का डी होगा। 18, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था 2 भागों में विभक्त थी। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो ऑप्शन सी, 7। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? 28वें का ए, पण कहलाती थी। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्यवस्था इस प्रकार है। सीता भूमि, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्यवस्था इस प्रकार है। तो 29वें का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय से सीता संबंधित है। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? मेगस्थनीज को। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। 31वें का सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 32वां क्वेश्चन है, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो 32वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अशोक दशरथ। अशोक, जिसको दशरथ कहा जाता था, अशोक और दशरथ दोनों ने कराया था। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्रा में हुआ। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष 320 ईस्वी है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है? बिहार में गुप्त का श्रेय बी को जाता है, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासन से सिंहल या फिर श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से सिंहल या फिर श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ की स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 38वें का वो होगा सी, समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है 39वें का सी होगा, गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? 40वें का डी होगा, कुमारगुप्त।
बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई तो ऑप्शन सी गुप्त काल में। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो इसका आंसर डी 3 वर्षों तक। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो इसका आंसर सी होगा, पाटलिपुत्रा से। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? उसके बाद धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन एवं दवाएं दी जाती थी। ये 44वें का सी होगा, यहाँ पे ऑप्शन फाहियान होगा, ऑप्शन सी फाहियान होगा। उसके बाद चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसोंग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसोंग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो 45 का सी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में। उसके बाद चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? 46वें का ए होगा, नालंदा। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। 47वें का सी। उसके बाद 48वें पे पहुंच जाते हैं। गुप्त वंशीय शासक किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानते थे? 48वें का बी होगा, बौद्ध धर्म को मानते थे। मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सी में देखिए लिखा हुआ है कुमारगुप्त था। उसके बाद है 50वां क्वेश्चन, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? तो 50वें का डी होगा, मौखरी वंश का। तो ये वाले चैप्टर का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर आता है, देखिए जैन दर्शन के अनुसार, देखिए अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो पहले का बी होगा, आदि तत्व है। जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं। कितने आदि तत्व हैं? तो 6 आदि तत्व है। जैन दर्शन के अनुसार जिन कहलाता है तो तीसरे का डी होगा, उपर्युक्त सभी, मतलब मुक्त जीवन, मोक्ष और कर्म 6 तीनों ही जिन कहलाता है। उसके बाद जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। ये है जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? जैन धर्म बिहार से विस्तार पाया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह चतरा में अंकित है। 24वें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर ने समेध शिखर या फिर पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया? 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सामेध शिखर या फिर पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा सी, 20 ने। पारसनाथ या श्री समेध शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा? किस तीर्थंकर के नाम पर? पारसनाथ या श्री समेध शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा? तो 10वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन है पार्श्वनाथ पर पड़ा। श्री समेध शिखर या फिर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त तो सभी, समाधिगिरी, समीदगिरी या फिर मल्ल पर्वत, ये तीनों नाम से इसको समेध शिखर को जाना। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलीनाथ का। उसके बाद है किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुर भागलपुर के निकट में हुआ था? किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुर भागलपुर के निकट हुआ था? तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसुपूज्य का। 20वें तीर्थंकर सुव्रत नाथ
का जन्म कहाँ हुआ था? 20वें तीर्थंकर सुव्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 14वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में हुआ था। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आर्य की पवित्र समाधि कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो 15वें का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पटना में है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16वां, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की? तो 17वें का ए, स्थूलभद्र हो जाएगा। किस जैन संगीत के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? 18वें का ए, प्रथम संगीति थी। दिगंबर के उप संप्रदाय हैं, दिगंबर के उप संप्रदाय कौन से हैं? तो डी इसका ऑप्शन होगा, तीनों हैं, विषपंथी, तेरापंथी और समयापंथी, ये तीनों दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था? तो 20वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो 21वें का ए होगा, आगम शास्त्र को। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो 22वें का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सी होता है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। निर्ग्रंथ कहे जाते, निर्ग्रंथ कहे किन्हें कहा जाता है, सॉरी, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो 24वें का सही आंसर जैनों को कहा जाता है। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? तो 25वें का सही ऑप्शन जैनों के हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? 24वें तीर्थंकर महावीर का अंतिम समय मगध में बीता था। महावीर के किस भाषा में प्रवचन दिए थे? महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिए थे? तो इसका सही आंसर होगा अर्ध मगधी भाषा में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका प्रथम प्रवचन महावीर का राजगृह था। महावीर का पहला शिष्य कौन बना था? तो महावीर का पहले जो शिष्य बने थे वो जमाली बने थे। तो यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद अगला चैप्टर है बुद्ध। तो यहाँ से गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की थी? गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 528 ईसा पूर्व। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए, प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध व्यक्ति। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बुझना। बौद्ध ग्रंथ का मूल सिद्धांत है, बौद्ध ग्रंथ का जो मूल सिद्धांत है, चौथे का बी होगा, प्रतीत्य समुत्पाद है। उसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो 5वें का डी होगा, उपर्युक्त सभी, मतलब निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष, ये सभी है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। छठे का ए ऑप्शन होगा, अष्टांगिक मार्ग। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन गए? 7वें का सी होगा, 35 वर्ष। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो 8वें का जो सही आंसर होगा सी, 563 ईसा पूर्व। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? 9वें का सी, प्रजापति गौतमी ने। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है।
तो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईसा पूर्व में हुई। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? तो 11वें का सही आंसर बी होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। बिहार के बौद्ध कालीन गणराज्यों का विस्तार वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो 12वें का ए, अंगुत्तर निकाय में। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुत 1,20,000, नयुत जो होता था 12 नयुत को 1,20,000 माना जाता था, प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्टिवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। उनका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो 13वें का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, विनय पिटक में है। यहाँ प्रश्न 14वां है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? तो 14वें का क्वेश्चन आंसर डी वाला सही होगा, 80,000। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है। बौद्धकालीन मगध की चर्चा उपर्युक्त सभी में, अथर्ववेद में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में। राजगृह नगर पंडव, गिज्झकुट, व्यवहार, इसिगिली और वेपुल्ल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो 16वें का ए होगा, सुत्तनिपात की अट्ठकथा में किया गया है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की वो है 17वें का सी, लोक भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो 18वें का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, लुवग्राम में। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संकलित है? तो ए ऑप्शन होगा, थेरी गाथा। बौद्ध ग्रंथ शतपथ, ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो 20वें का सही आंसर बी होगा, बिहार में। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो 21वें का ऑप्शन होगा, शतपथ ब्राह्मण में। बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा और अविधानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा और अविधानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो 22वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपर्युक्त सभी, महाविहार, विश्वविद्यालय, संघाराम सब कुछ स्थापित किया था। वैशाली के लिच्छवियों ने अविधा निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो 23वें का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, 7,707। रूमनदेही किस घटना से संबंधित है? रूमनदेही किस घटना से संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत्त साहित्य बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 26वें का सी, राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर भी बी होगा, वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरी वाली पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी होगा। मैं ऑप्शन में टिक नहीं लगा रहा हूँ, पर मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? तो 29वें का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, सुत्त और विनय पिटक की हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 30वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तिस्य ने किया था। उसके बाद है, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? तृतीय बौद्ध संगीति के बाद किस ग्रंथ की रचना हुई? तो 31वें का ऑप्शन ए होगा, अभिधम्म पिटक की। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी? तो 32वें का सही आंसर डी होगा, वैशाली में। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम
संकलित की गई? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई ए त्रिपिटक में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस तरह जाना जाता है। 34वें का सी होगा। किस तरह जाना जाता है? तो सी प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म का हीनायन संप्रदाय विश्वास करता था गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो जो 36वां है उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक से। बौद्ध कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया किसमें? बौद्ध धर्म जो है वो विभक्त हो गया था, तो 38वें का सही ऑप्शन बी होगा, महासांघिक में। उसके बाद बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो 39वें का सही ऑप्शन सर्वास्तिक होगा। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से निवारण प्राप्त होती है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 41वें का सही ऑप्शन डी होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। उसके बाद फिर आता है न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो 42वें का ऑप्शन सी होगा, बिहार में हुई थी। बौद्धकालीन बिहार में गांव के समूह कहा जाता था। बौद्धकालीन बिहार में गांव के समूहों को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर होगा 43वें का ए होगा, आपण कहा जाता था। उसके बाद है बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो शिल्प जो थे वो डी 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बुद्ध के विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो 45वें का ए, शिल्पी बनने का। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापण मतलब प्रचलित मुद्रा, कहापण मुद्रा को वहाँ कहा जाता था, कितने कहापण में मिलता था? तो इसका जो सही आंसर होगा 46वें का डी होगा, 24 कहापण में मिलता था। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? 47वें का सी होगा, 45 थी, 45वां वर्षावास था उनका। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 48वें का सी ऑप्शन होगा, 483 में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध का प्रधान जो है ए, महाकश्यप बना। उसके बाद बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध संगीति का प्रतिपादन हुआ था? कौन से बौद्ध संगीति का प्रतिपादन? देखिए फिर से, बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा, प्रतीत्य समुत्पाद का। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक और बस एक्सरसाइज बची है, थोड़े से क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लें। 12वें देखिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन है 12वें जैन तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वसु पूज्य का जो जन्म हुआ था, तो पहले का सही ऑप्शन होगा सी, चंपा में हुआ था। बिंबिसार कालीन मगध का चर्चा हुआ है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में। बिंबिसार कालीन मगध का चर्चा इसमें अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय, महाभारत तीनों में हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया? तो तीसरे का डी ऑप्शन सही होगा, उदयन होगा। मगध सम्राट कालाशोक के शासन में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी। चौथे का जो सही आंसर होगा बी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक धनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था? तो पांचवे का जो होगा वो ए, मुद्रा राक्षस में ये बात का चर्चा है।
उसके बाद है किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। छठे का ऑप्शन जो होगा वो सी अशोक। किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीज़ें धरती पर गिरती हैं। सातवें का होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगुप्त ने ये बताया था। उसके बाद बढ़ चलते हैं आगे। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? पशु विज्ञानी थे। आठवें का जो होगा सी ऑप्शन होगा, पाल काप्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य वेरोचन की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा रत्नवाद चक्र। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो 10वें का जो सही ऑप्शन होगा ए होगा रत्नाकर शांति। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा हर एक चीज़, तो इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका BSSC और BPSC दोनों ही पेपर अब पढ़ने वाला है, इसलिए बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।